Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Uwais Khan. In our previous lecture we have discussed a detailed topic, that is Wilson cloud chamber. Now our next topic is Geiger-Müller counter. So let's continue about the Geiger-Müller counter. गीगर-मूलर काउंटर बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जिस तरह से हमने स्टडी की थी कि विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है एक किस्म का डिटेक्टर है दैट कैन डिटेक्ट द रेडिएशन एज वेल एज इट कैन बी शो द विजिबल ट्रैक. सो गीगर-मूलर काउंटर एक उसी की थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है. हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि गीगर-मूलर काउंटर कैन आल्सो डिटेक्ट द रेडिएशन एज वेल एज कैन ऑल्सो काउंट द रेडिएशन. ये रेडिएशन काउंट भी कर सकता है. ठीक है बेटा. तो गीगर-मूलर काउंटर की तरफ हम चलते हैं. गीगर-मूलर काउंटर जो है वो 1928 के अंदर जो है बनाया था. और किसने बनाया था? देयर वर टू साइंटिस्ट, गीगर एंड मोलर. तो गीगर एंड मोलर जो है वो दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने इसको इसकी इन्वेंशन की थी और हमें जो है वो इसके बारे में बताया था. ठीक है. गीगर-मूलर काउंटर के एक जो डिवाइस है, स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइस दैट कैन counts the radiations. It is a spatial count detector that can also count the radiation. ठीक है. रेडिएशन को काउंट भी कर सकता है. इसके बाद रेडिएशन के बाद हम जो है वो आगे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि ऐसा कैसा फिनोमिना है, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसके बिहाफ पर जो है जिस तरह पर जिस पर वर्किंग कर कर ये गीगर-मूलर काउंटर जो है आपकी रेडिएशन को काउंट भी करवा सकता है. ठीक है. तो उनमें से ये हमने कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन बनाई है गीगर-मूलर काउंटर की. गीगर-मूलर काउंटर के अंदर हमारे पास बेसिक कंस्ट्रक्शन. इस बेसिक कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गीगर-मूलर ट्यूब. इसको हम कहेंगे इट इज द मेटेलिक ट्यूब. ठीक है. ये एक मेटल से बनी हुई ट्यूब है और इस ट्यूब के बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि मोस्टली ये एल्यूमिनियम, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर की ये बनी हुई होती हैं. ठीक है. तो एक आपके पास ये मेटल ट्यूब हो गई और ये मेटल ट्यूब क्या होगी? दिस इज अ होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब. ठीक है. व्हिच कुड बी 5 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो फर्स्ट आपके पास आ गई मेटलिक ट्यूब. ठीक है. मेटलिक ट्यूब आ गई. इस मेटलिक ट्यूब के अंदर हमें इसकी बताया इसकी लेंथ जो होती है इट कुड बी 5 to 7 लिख देते हम कि इट कुड बी 5 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. इस ट्यूब की जो लेंथ होगी वो 5 to 100 सेंटीमीटर हो सकती है. और इसके अलावा इसकी जो डायमीटर होगा, डायमीटर कुड बी 1 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ठीक है. तो मेटलिक ट्यूब की हमने ये कुछ प्रॉपर्टी बता दी कि मेटलिक किसकी बनी होगी? एल्युमिनियम या कॉपर की होगी. ठीक है. मोस्टली एल्युमिनियम की होती है और 5 to 100 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ हो सकती है. उसके अलावा 1 to 5 सेंटीमीटर का डायमीटर हो सकता है. इट्स जस्ट अ होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब. ठीक है. इसके बाद इस मेटलिक ट्यूब के अंदर और भी कुछ चीजें शामिल होती हैं जिसके अंदर एक स्मॉल वायर जिसको हम थिन वायर कहते हैं. तो नेक्स्ट आपका है सेकंड चीज अ थिन वायर. ठीक है. अच्छा जी. थिन वायर क्या चीज है? थिन वायर बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ठीक है बेटा. तो ये किसका बना हुआ होगा? ये टंगस्टन का बना हुआ होगा.
उसके बाद टंगस्टन के अंदर ये जो बना हुआ है ये भी डेफिनेटली एक मेटल है और इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखा है और थोड़ा सा सेपरेट किया है फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर से, ठीक है। ये वॉल ऑफ द कंटेनर के कांटेक्ट में नहीं है, हमने इसको एक आइसोलेटर लगाकर मतलब कि ये सिलेंडर से कनेक्ट ना हो, ये डायरेक्टली इस वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक इसके बाहर के कॉर्नर से या वॉल ऑफ द कंटेनर इस ट्यूब से नहीं होगा, बीच में अलग से एक टंगस्टन वायर होगा, क्लियर। और ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर बिहेव एज द, मैं यहां से बनाता हूं, इट विल बिहेव एज अ कैथोड, ठीक है। एंड ये दिस वन मेटलिक वायर टंगस्टन जिसे हम कह रहे हैं, दिस विल बिहेव एज अ एनोड, ठीक है। एनोड यू बेटर नो, ये एनोड जो है क्या होते हैं, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एंड कैथोड क्या होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, हमने उसके साथ क्या किया, इस मेटलिक ट्यूब के साथ हमने इसको हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई करेंगे। हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे जिससे कि हमने इसको बैटरी के साथ और हायर वोल्टेज सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। दैट वुड बी दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो पावर सप्लाई हमारी होगी दिस वुड बी इन बिटवीन 600 वोल्ट टू 1000 वोल्ट, ठीक है। इतना ह्यूज अमाउंट का हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा जो ट्यूब है वो कवर कर सके, वो काम पर वर्क कर सके। तो इसके साथ, इसके कंस्ट्रक्शन के साथ हमने ये यूज किया। पहले हमने कहा मेटलिक ट्यूब हमने समझी कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, फिर हमने थिन वायर्स में यूज किया। अब जैसा कि हमने पहले अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है कि हम कोई भी जो मीडियम होता है या जो भी डिटेक्टर आप बनाते हो वो डिटेक्टर्स जो है मटेरियल मीडियम होते हो, ठीक है, क्योंकि मटेरियल मीडियम होगा तभी वो रेडिएशंस में जाएंगे, स्ट्राइक करेंगी और फिर इंटरेक्शन विद मटेरियल मीडियम होगा। जब इंटरेक्शन मटेरियल मीडियम होगा तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर आपको पता है कि फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ फिनोमिनास होते हैं और उन्हीं फिनोमिनास के बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अल्फा रेडिएशन आई है या बीटा रेडिएशन आई है, गामा रेडिएशन आई है। तो इसका मतलब कि इस ट्यूब के अंदर भी मटेरियल मीडियम शामिल होगा, क्लियर। तो मटेरियल मीडियम कौन सा होगा, तो नंबर 3 है आपके पास कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम जिसको अब इसमें मटेरियल मीडियम क्या था, मटेरियल मीडियम इसके अंदर इसको हम एक प्रिंसिपल गैस कह रहे हैं, मेन गैस कह रहे हैं, दैट वुड बी, इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल गैस, प्रिंसिपल गैस, एंड दैट गैस वुड बी एनी नोबल गैस, ठीक है। कोई भी नोबल गैस हो सकती है और उन नोबल गैस में आपको मालूम है कि आर्गोन, ठीक है, आर्गोन हो सकती है और नियोन हो सकती है। कोई भी नोबल गैस हो वो इसके अंदर हम फिल करेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है भाई नोबल गैस क्यों यूज कर रहे हैं, कि नोबल गैस ही यूज करते हैं कि वो गैस हमारे सराउंडिंग में दूसरे किसी और गैसेस से रिएक्ट, नॉन रिएक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है, तो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको हम एज अ प्रिंसिपल गैस यूज कर रहे हैं। और सिलेंडर के अंदर कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 90% जो गैस होगी या मटेरियल होगा उस ट्यूब के अंदर वो आर्गोन या नियोन वगैरह इस तरह की कोई नोबल गैस होगी, क्लियर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, मटेरियल मीडियम समझ में आ गया। अब बाकी 10% क्या होना चाहिए, वो बाकी 10% एक और लिक्विड होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि 10%, इसको यहाँ कर लेते हैं, 10% इसके अंदर कोई भी एनी हैलोजन गैस, ठीक है, हैलोजन गैस होनी चाहिए। अब वो हैलोजन गैस कौन कौन सी होती हैं, दैट वुड बी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। ये सारी जो है वो गैसेस के अंदर होनी चाहिए, हैलोजन गैस में होनी चाहिए। हैलोजन गैस का यहाँ पे क्या काम होगा, प्रिंसिपल गैस, मेन गैस तो आपकी क्या है, आर्गोन है। हैलोजन गैस का क्या काम होगा ये हम अपने टॉपिक में आगे चल के डिस्कस करें। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे 3 गैसेस, 3 मेन पॉइंट हो गए। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के जरिए हमने पोटेंशियल अप्लाई करना है,
ये आपके नंबर 4 मेन पार्ट क्या होता है इसका, पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई में बता चुका हूं आपको कितना होना चाहिए, हायर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो कि 600 वोल्ट से 1000 वोल्टेज के इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 जो पॉइंट है, नंबर 5 जो पॉइंट आपका दैट वुड बी एनी रिकॉर्डर। ठीक है, ये कोई भी रिकॉर्डर हो सकता है। फिर रिकॉर्डर से मुराद क्या, दैट कैन बी एनी लाउड स्पीकर, ठीक है, एनी सीलर, एनी काउंटर, ठीक है, एनी मतलब इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि क्या काम करेगी। देखिए अगर हम लाउड इस रिकॉर्डर की जगह, रिकॉर्डर का मेन जो पर्पस है, मेन जो काम है, वो काम है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। और काउंटर में हम क्या कह रहे हैं कि ये एक जिगर मॉडल काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो कि रेडिएशन को काउंट कर रहा है, ठीक है। अब काउंटर यहाँ पर रिकॉर्डर हम लगा रहे हैं, ये मैंने देखें बैटरी के दरमियान में एक यहाँ पर RL लिखा है। RL मतलब आप पढ़ चुके हो कि R इज फॉर रेजिस्टर एंड L फॉर द लोड रेजिस्टर। ये कोई सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर। अब दैट वुड बी N टाइप ऑफ सर्किट, मीन्स कि यहाँ पर आप कोई काउंटर लगा सकते हो। काउंटर आपको मालूम है, हम जिस तरह काउंटिंग करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कोई आप जैसे कि क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो वहाँ पर एम्पायर्स के हाथ में काउंटर होता है। वो हर एक बॉल के बाद वो काउंट करते हैं, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, फिर इस तरह 6 बॉल कंप्लीट होती है तो वो आउट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये काउंटर कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने वो काउंटर लगाना होता है। अब क्या होगा, वो काउंटर कैसे वर्क करेगा हम डिस्कस करते हैं। हम मोस्टली यहाँ पर काउंटर यूज कर लेते हैं, क्लियर। दैट कैन रजिस्टर द recorder used to register particle, any particle से मुराद any radiation, ठीक है, that would be particle form और हम पढ़ चुके हैं एनर्जी या वेव फॉर्म। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 के अंदर, नंबर 6 में हम यूज करेंगे एम्पलीफायर। ठीक है जी, तो एम्पलीफायर का फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम नॉर्मल लाइफ में एम्पलीफायर को हम मोस्टली कंसीडर करते हैं कि भाई सिर्फ एम्पलीफायर का जहाँ मतलब आता है हम समझते हैं भाई लाउड स्पीकर की बात करें, जो एम्पलीफायर उसको कहते हैं MP3 वगैरह इस तरह। एम्पलीफायर का मतलब होता है, एम्पलीफायर इज नॉट एनी, ये कह लीजिए कि एक डिवाइस, ये एक प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, इन्हांस कर देना। अगर वो लाउडनेस की बात हो रही है तो लाउडनेस के अंदर हम कहते हैं कि साउंड की जो लाउडनेस है या उसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर दी, ठीक है, लाउडनेस बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं लाइट के अंदर बात करूं, लाइट के अंदर एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होगा, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल करंट की, तो इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर जो है उसकी करंट की अमाउंट को इंक्रीज कर देना। तो यहाँ पर भी हम जो है वो इस इलेक्ट्रिकल सप्लायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर एम्पलीफायर का मतलब क्या, यहाँ पर जो एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं दैट कैन एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफाई द करंट इंपल्स। वो करंट इंपल्स को एम्पलीफाई करेगा। कितना एम्पलीफाई करेगा कि जो हमें यहाँ पे करंट मिलने वाला है, जनरेट होगा, हम इसकी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो करंट जनरेट होगा, उसी करंट को ये क्या करेगा, पहले एम्पलीफाई करेगा। इस लोड रजिस्टर के अंदर काउंटर भी लगा हुआ है और इसी लोड के अंदर जो है वो एम्पलीफायर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले वो करंट की जो पल्स होगी वो एम्पलीफायर में जाएगी, एम्पलीफायर इसको इंक्रीज करेगा, इसकी अमाउंट को, इसी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा और फिर वो काउंटर में जाके 1 रेडिएशन डिटेक्ट हो जाएगी और फिर आपका जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारी थी सिंपल कंस्ट्रक्शन जिसमें मैंने आपको 6 पॉइंट बताए और इस फिगर को समझा।